नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहद ही शानदार टॉपिक है दोस्तों। आपके आने वाले आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें बैंकिंग या इकोनॉमिक्स रिलेटेड ये एक टॉपिक है, उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण। दोस्तों, इस टॉपिक में से आपके 101% क्वेश्चन आता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए फटाफट से देखते हैं क्या टॉपिक है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण होता क्या है कि 1990 के दशक में भारत को एक वृहद आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, जो 1991 में अपने चरम पर पहुंच गया था। इस आर्थिक संकट में भारत में निम्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो देखो क्या क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो उच्च मुद्रास्फीति हो गई थी, बढ़ती जो खाद्य की कीमतें थी वो बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। चालू खाता के अंदर भी घाटा आ गया था। विशाल घरेलू और विदेशी ऋण हो गया था। और क्या क्या समस्या आई थी दोस्तों, और जो समस्या आई थी, विदेशी मुद्रा भंडार जो था अपना, उसमें तीव्र बहुत तेज़ी से गिरावट आ गई थी। और भारत की क्रेडिट जो रेटिंग है उसमें कमी आ गई थी। और जो भारत का आर्थिक सुधार है, आर्थिक सुधार के जो कारण हैं, अब उनके देख लेते हैं हम क्या क्या सुधार के कारण हो सकते हैं। सबसे पहले योजना बनाते समय दूरदर्शिता की कमी थी। जो भी योजना बनाई थी उसमें आगे की ना सोच के थोड़ी कमी रह गई थी। और सरकार द्वारा बड़ी मात्रा में सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योगों की स्थापना की गई थी। और क्या थी, देश में युद्धों की स्थिति थी, अकाल की भी स्थिति थी, और देश में अनेक गरीबी निवारण कार्यक्रम का असफल क्रियान्वयन था। देश में राजनीतिक अस्थिरता थी और भुगतान संतुलन शेष का प्रतिकूल होना, विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा का अभाव होना। अब देखो, IMF क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, उसमें रुपयों की विनिमय दर में कमी करना अर्थात अवमूल्यन करना, इस शर्त के आधार पर भारत सरकार द्वारा एक बड़ी मात्रा में रुपयों का अवमूल्यन किया जाए, जैसे देश का आयात बड़ी मात्रा में महंगा हो जाए एवं निर्यात सस्ते हो जाए। आयात शुल्क में वृद्धि की जाए, सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार को कम करके निजी हाथों में दे दिया जाए, लाइसेंस प्रणाली को कम किया जाए, सार्वजनिक व्ययों को कम किया जाए। आर्थिक सुधार क्या किया जाए, देखते हैं। भारत में आर्थिक सुधार एक द्वितीय योजना अवकाश है, जिसे हम सेकेंड हॉलिडे के नाम से भी जानते हैं। ये 1992 के तहत जुलाई 1991 से माना जाता है। आर्थिक सुधार जो है दोस्तों, ये मनमोहन जो आर्थिक सुधार राव मनमोहन मॉडल पर आधारित था, तथा इसके जनक तो जो थे वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आर्थिक सुधारों के तहत 3 बातों पर बल दिया गया: उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्रिविलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत निम्न को शामिल किया जाता है: सरकारी नियमों तथा नियंत्रण को कम किया जाए, सरकार की लाला फिताशाही व्यवस्था को समाप्त किया जाए, सरकारी लाइसेंस व्यवस्था को कम किया जाना, विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, सरकारी कठोर कानूनों के स्थान पर सरल कानून बनाना। अब उदारीकरण के उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय है MRTP एक्ट 1969 को समाप्त करके प्रतिस्पर्धा अधिनियम CCE 2002 लागू किया जाए। फेरा एक्ट 1973 को समाप्त करके फेरा की जगह फेमा एक्ट 1999 को लाया गया, जो कि 1 जून 2000 को लागू किया गया। कंपनी अधिनियम 1956 के स्थान पर 1 अप्रैल 2014 से कंपनी अधिनियम 2013 को लागू किया गया, जो हाल ही में चल रहा है। उदारीकरण नीति के तहत लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करते हुए वर्तमान में केवल 5 उद्योगों को ही लाइसेंस 18 से घटाकर अनिवार्य कर दिया गया। उसमें कौन कौन से उद्योग है आपको मैं बता दूं: तंबाकू उत्पाद, एल्कोहल और इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरस्पेस उद्योग, विस्फोटक पदार्थ उद्योग और रसायन उद्योग। इन 5 उद्योगों को लाइसेंस कंपलसरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। उदारीकरण के तहत उद्योगों के विकास हेतु सरकार द्वारा अपनी 5वीं औद्योगिक नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 को की गई थी। उदारीकरण के तहत कर व्यवस्था में सुधार हेतु 1993-94 से राजा चेलिया समिति की सिफारिश पर सेवा कर को लागू किया गया। तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी समिति की सिफारिश पर राजा चेलिया को लागू किया गया। तो उदारीकरण के तहत व्यवस्था सुधार हेतु 1993-94। 1991 में बैंकों में सुधार करने हेतु नरसिम्हा समिति का गठन किया गया।
और प्रतिभूति बाजारों में सुधार करने हेतु 30 जनवरी 1992 को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी अधिनियम बनाकर वैधानिक दर्जा दिया गया। अवमूल्यन डेवल्यूएशन। अवमूल्यन वह स्थिति होती है जिसमें देश की सरकार जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के मूल्यों की अपेक्षा कम कर देती है। अब अवमूल्यन के कारण क्या है दोस्तों, तो देख लेते हैं हम। देश की वस्तुएं विदेश में सस्ती, देश की वस्तुएं विदेश में सस्ती, विदेश की वस्तुएं देश में महंगी हो जाती है और निर्यात में वृद्धि और आयातों में भारी कमी हो जाती है। अब अवमूल्यन के उद्देश्य क्या है? निर्यातों को बढ़ाकर आयातों को घटाकर प्रतिकूल व्यापार संतुलन को ठीक करना, देशी उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना। भारत में मुद्रा का अवमूल्यन 3 बार किया जा चुका है अभी तक। वो 18 सितंबर 1949 में 30.5%, 6 जून 1966 में 36.5%, 13 और 14-15 जुलाई 1991 में 19-18+1 19%। अधिमूल्यन और वैल्यूएशन क्या होती है? जब देश की सरकार जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के मूल्य की अपेक्षा अधिक कर देती है। सरकार अपनी मुद्रा के मूल्यों की अपेक्षा अधिक कर देती है तो अधिमूल्यन कहलाता है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि जब देश की सरकार जानबूझकर, जैसे भारत है तो भारत की सरकार जानबूझकर अपनी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के मूल्य की अपेक्षा अधिक कर देती है तो ये क्या कहलाता है? अधिमूल्यन कहलाता है। कारण क्या होता है? देश की वस्तुएं विदेश में महंगी, विदेश की वस्तुएं देश में सस्ती हो जाती है, अर्थात देश के निर्यात महंगे एवं आयातें सस्ते हो जाते हैं। निजीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंध तथा नियंत्रण को निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाता है। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों का निजीकरण कर दिया गया। और जब वैश्वीकरण की बात कर लेते हैं तो जब किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देश की अर्थव्यवस्था के साथ शामिल कर लिया जाता है, अर्थात एक खुली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता है, तो उसे वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अब देखो नोट लगा के एक बात लिखी है मैंने कि रॉबर्टसन के अनुसार वैश्वीकरण किसी भी देश के आर्थिक विकास का एक इंजन है। कि रॉबर्टसन ने एक बात कही है कि वैश्वीकरण है ना, वो किसी भी देश के एक आर्थिक विकास का इंजन है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वर्तमान में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने हेतु IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का महत्वपूर्ण योगदान है। भुगतान संतुलन में 3 वस्तुएं शामिल होती है: भौतिक वस्तुओं का आयात निर्यात, अभौतिक वस्तुओं का आयात निर्यात और पूंजीगत हस्तांतरण। तो दोस्तों आज हमने जो उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण है, इन तीनों का विस्तार से अध्ययन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसे शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। दोस्तों आगे के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।